हेलो एवरीवन, आप आ चुके हैं वर्ल्ड अफेयर्स में, जहां पे हम बात करेंगे भारत और इटली के संबंध के बारे में। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इटली पहला ऐसा G7 देश था जिसने चाइना के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया। और इटली ने ये अनाउंस कर दिया है कि 2024 में जब ये ट्रीटी आगे रिन्यू होने वाली थी तो इटली अब इसको रिन्यू नहीं करेगा, यानी कि इटली अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम आज जानेंगे भारत और इटली के संबंध, जो कि पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, साइंस एंड टेक के हिसाब से कैसे हैं और आखिर क्यों इटली ने मना कर दिया है BRI को रिन्यू करने से। तो आइए बात करते हैं मेलोडी के बारे में। मेलोडी यानी कि भारत और इटली का संबंध। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आप देख रहे हैं BPSC अनअकैडमी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत और इटली, इनके संबंध शुरू कब से हुए। 75 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, यानी कि 75 ईयर्स हो चुके हैं इनके राजनीतिक संबंध में। जब भारत आजाद होता है 1947 में, तब से हमारा रिलेशन इनके साथ है और हमने 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो ग्रीन इकोनॉमी हो, अभी हम बात कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में, डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग और मीडिया। तो हम सारे सेक्टर्स में बात करते हैं इटली के साथ। अब हम बात करेंगे इसके ट्रेड्स के बारे में। अगर भारत यूरोप में ट्रेड करता है तो इटली 4th पोजीशन पे है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का चौथा सबसे बड़ा देश जिसके साथ भारत ट्रेड करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इटली ने भारत में कितना निवेश किया है। अभी तक इटली ने, अगर हम एक आंकड़ा देखें अप्रैल 2000 से लेके दिसंबर 2020 तक की, तो करीबन 3.02 बिलियन तक का निवेश, $, 3.02 बिलियन तक का निवेश इटली ने भारत में किया है। साथ ही साथ FDI के इनफ्लो में भारत इटली को 18वां पोजीशन, 18th रैंक देता है। हम दोनों का जो द्विपक्षीय ट्रेड है, यानी कि बाइलेटरल ट्रेड है भारत और इटली का, वो है 15 बिलियन यूरोस का। साथ ही साथ हमारा जो इंपोर्ट है, यानी कि जो इटालियन इंपोर्ट्स है, भारत इटली से कितना सामान ले रहा है, तो हम 19th रैंक दे रहे हैं इटली को। यानी कि भारत ने इटली से जितने सामान को आयात कराया है उसमें भारत 19th रैंक दे रहा है इटली को। 1.2% तक का इंपोर्ट करता है। जितने भी भारत में इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें 1.2% की हिस्सेदारी इटली के पास है। डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो डिफेंस में हम बाइनियल, यानी कि 2 साल में एक बार होता है मिलान एक्सरसाइज, ये एक नेवल एक्सरसाइज है और इस बार ये टिरहेनियन सी में हुआ है, जो कि इटली के पास है ये टिरहेनियन सी। और हमारे साइड से कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया था? तो ताबार शिप था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ हम जब इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं तो IFC एग्रीमेंट साइन करते हैं, जहां पे हम इंडियन ओशन रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके सिक्योरिटी की बात करते हैं इटली के साथ। तो ये है हमारे डिफेंस के संबंध। कल्चरली हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि PIO ओरिजिन के हैं और इसको हम PIO, यानी कि PIO ओरिजिन का मतलब हुआ कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि इटली में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा इटली में दूसरे देश से, UK के लोग रहते हैं, फिर नीदरलैंड से, और 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी इंडियंस की है जो कि इटली में रहती है। करीबन ये 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख की कम्युनिटी है। कल्चरली भी इटली में बहुत सारे इंडियन कल्चर और इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। भारत में भी इटालियन लैंग्वेज काफी ज्यादा फेमस है, इटालियन क्विजीन काफी ज्यादा फेमस है और लोग घूमने के लिए भी इटली काफी ज्यादा जाते हैं, यानी कि टूरिज्म के सेक्टर में या जो गैस्ट्रोनॉमी है इसके सेक्टर में भारत और इटली का संबंध काफी ज्यादा खास है। फिर हम बात करते हैं कोर्सेज एंड स्टूडेंट एक्सचेंज की। तो हमने कोऑपरेशन साइन किया था 1976 में, जिसके बाद से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और साथ ही साथ कोर्सेज इटली में भी पढ़ाए जाते हैं जो कि भारत के हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखिएगा तो इंडिया ट्रेनो प्रोग्राम फॉर एडवांस रिसर्च, यानी कि आइट पार जो है वो हमने इटली के साथ साइन किया था 1978 में। फिर हम बात करते हैं 2023 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 2023 में भारत और इटली ने डिक्लेयर किया अपने आप को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर। साथ ही साथ भारत के बहुत सारे इनिशिएटिव्स, जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस
और जो डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने प्रोग्राम इनिशिएट किए थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उसमें भी इटली ने खासा पार्टिसिपेट किया है। फिर हम बात कर रहे हैं कि अभी तक हमारा ट्रेड कैसा रहा है। तो पिछले साल से अभी इस साल यानी कि 2021-2022 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो हमारा 50% तक का ट्रेड बढ़ चुका है, यानी कि हम 50% तक ट्रेड बढ़ा चुके हैं। $13 बिलियन तक का ट्रेड हमारा चल रहा है और भारत में 600 ऐसी इटालियन कंपनीज हैं जो कि साथ में काम करती है। तो ये सारे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात है और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अगर एक जगह मंदी आएगी तो सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस कारण से भी इकोनॉमिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना दोनों ही देशों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतिहास की बात करें तो इटली के साथ हमारा संबंध 3rd सेंचुरी BC से है, जब मॉडर्न एम्परर अशोक का पीरियड था, उस समय से ही हमारा इटली से एक अच्छा रिलेशन है। रोम और इटली में मसाला मार्ग था, यानी कि मसाला की ट्रेडिंग होती थी। 13th सेंचुरी में मार्को पोलो जो कि इटालियन थे भारत आए थे और भारत के बारे में इन्होंने लिखा है। 1861 में मेजीनी ने यंग इटली शुरू किया था और उसके बाद से यंग इंडिया भी शुरू किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यंग इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब इटली में बहुत सारे ऐसे सैनिक थे, भारतीय सैनिक, जो कि तैनात किए गए थे और वर्ल्ड वॉर 2 इटली के लिए उन्होंने लड़ा था। गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं लंदन, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटने के दौरान वो 1931 में इटली भी विजिट करते हैं। क्या इटली के साथ हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे? शुरू में हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन बीच में कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी हुए, जिसके बाद फिर से रिलेशन को स्टेबलाइज किया गया। तो अभी आप जानते हैं कि क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो न्यू दिल्ली आई थी मार्च 2023 में और फिर वहां से अनाउंस हुआ कि इटली के साथ हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहेगा। ये न्यूज वॉइन में आया था, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसके संक्षेप में ही आपको बता रही हूँ, तो आप यहाँ से सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम नेवल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जियोपॉलिटिकली हमारा नेवल एक्सपीरियंस कैसा रहा इटली के साथ? दोनों ही जगह, चाहे वो एड्रियाटिक सी हो या इंडियन पैसिफिक ओशन हो, इंडियन पैसिफिक रीजन हो, दोनों ही जगह भारत और इटली के संबंध काफी खासा अच्छे रहे हैं और दोनों ही देश एक ही विजन के साथ चलते हैं, यानी कि वो सिक्योरिटी की बात करते हैं और साथ ही साथ एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकली सॉफ्ट कल्चरल रिलेशंस भी होते हैं जो दो देशों के संबंध को और बेहतर बनाते हैं। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमने देखा है कि हमारे दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के जो सॉफ्ट रिलेशंस हैं वो बेटर हैं और इस कारण से इटली के साथ अगर कोई भी मुद्दा आगे गंभीर होता है, जो कि पहले हो चुका है, तो हमारे लिए उससे निकलना काफी इजी हो जाएगा। कैसे कैसे मुद्दे हुए थे? तो 2012 में क्या हुआ था, एक नौसैनिक मुद्दा हुआ था। तो नौसैनिक मुद्दा ये था कि इटली का एक शिप जिसका नाम था एनरिका लेक्सी एक टैंकर था और ये जा रहा था। यहाँ पे इटली के मेरीन ऑफिसर्स थे और उन्होंने 2 मछुआरों को कोस्ट ऑफ केरला में मार दिया। उनको ऐसा लगा कि ये लोग पायरेट्स हैं और मछुआरे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने इनको मार दिया। अब इस कारण से इन जो मेरीन ऑफिसर्स थे उनको एम्बेसी में रखा गया, लेकिन बाद में उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपने देश वापस जा सकते हैं। ये मुद्दा गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो कि नीदरलैंड हेग में है, और यहाँ से आया कि भारत को मिलेगा कॉम्पनसेशन करीबन 100 मिलियन का। तो इटली को भारत को 100 मिलियन का कॉम्पनसेशन देना पड़ा। लेकिन ये मुद्दा फिर शांत भी हो गया था क्योंकि हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ये और उनके काउंटर पार्ट पोलो गेंटिलोनी, ये दोनों गए थे जो अल्बेनियन इटालियन मदर टेरेसा हैं। तो उनके सेरेमनी में, और इनके सेरेमनी को कंडक्ट कराया गया था पोप फ्रांसिस के द्वारा, और ये दोनों ही काउंटर पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, जिसके बाद से हमारा रिलेशन कुछ ज्यादा स्टेबल हो गया। एक और मुद्दा आया था 1999 में, हमने इटली से 12 VVIPs
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर लिए थे जो कि करीबन 3600 करोड़ के थे। इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे जो कि बताए गए थे क्या होने चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। तो ये ऑगस्टा स्कैम, ये दो कंट्रोवर्सी इटली के साथ हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर रिलेशंस काफी ज्यादा स्टेबलाइज भी हुए हैं। 2018 जब हम 70वां वर्षगांठ मना रहे थे अपने रिश्ते का, उसके बाद से काफी सारे विजिट्स हुए हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, चाहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और रिलेशन स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो मोदी जी गए थे पीएम कॉन्टे से मिलने, जो कि पहले थे 2019 में मोदी जी गए थे इनसे मिलने के लिए, 2017 में भी। 2017 में एक्चुअली एक जो डेवलपमेंट हुआ था वो यही डेवलपमेंट था कि जब चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, भारत को इससे प्रॉब्लम बस ये है क्योंकि इनका जो प्लान है, इनका जो मैप है, ये बेसिकली रोड बनाना चाह रहे हैं कि वो पूरा जो पहले इनका सिल्क रूट था उसी तरह से ये रूट बना रहे हैं, और बिना भारत से परमिशन लिए हुए इन्होंने पीओके को, यानी कि कश्मीर का वो पार्ट जो कि चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको भी अपने मैप में इंक्लूड कर लिया। तो भारत को इस इनिशिएटिव से यही मुद्दा है। और 2017 में क्या हुआ था कि G7 का सबसे पहला और एकमात्र देश इटली ने इसको ज्वाइन कर लिया। उस समय भारत और इटली के संबंध से पता चला कि इटली का इंक्लिनेशन एक्चुअली चाइना की तरफ ज्यादा है, और भारत को इससे क्या प्रॉब्लम है वो आप समझ चुके हैं। लेकिन अब अनाउंसमेंट हो गया है कि 2024 में जब इसको रिन्यू कराने की बात की जाएगी तो इटली इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इटली अब इसको रिन्यू नहीं करेगा। 5 साल का ये इनिशिएटिव था, लेकिन अब इटली इसको रिन्यू नहीं करने वाला है। इसका कारण ये है कि एक्चुअली जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की गई थी तो इटली को ऐसा लगा कि बहुत सारा एफडीआई या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इटली में भी किया जाएगा, और चाइना इटली के सामान को अपने देश में इंपोर्ट करवाएगा, यानी कि इटली को निर्यात करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आंकड़े ये कहते हैं कि इटली चाइना में कितना एक्सपोर्ट करता था, तो 14.5 बिलियन यूरो तक का एक्सपोर्ट करता था, जो कि बढ़ गया 4 बिलियन यूरो तक का एक्सपोर्ट बढ़ा और 18.5 हो गया। और चाइना इटली में कितना एक्सपोर्ट करता था, तो 33.5 बिलियन यूरो डॉलर का करता था एक्सपोर्ट, जो कि बढ़ गया करीबन 17 बिलियन तक बढ़ गया। 17 बिलियन यूरो बढ़ के ये 50.9 हो गया। यानी कि चाइना की बढ़ोतरी ज्यादा हुई, लेकिन इटली की कुछ खास बढ़ोतरी हुई नहीं। फिर हम देखते हैं कि इटली का चाइना में एफडीआई, तो बेसिकली बात यही था, मतलब चाइना का इटली में एफडीआई, बेसिकली इटली यही चाहता था कि इटली में चाइना निवेश करे। तो चाइना ने इटली में कुछ ज्यादा निवेश किया नहीं, और इस कारण से पहले तो ज्यादा ही निवेश था, लेकिन वो और ज्यादा कम होते गया, अब तो 33 मिलियन यूरो तक पहुंच गया है। यही कारण था कि इटली ने कहा कि अब वो इस चीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए रेडी नहीं है। और इस साइड में जो दूसरा साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि भारत और इटली का रिलेशन ज्यादा बेहतर होने लगा। जैसे G20 में जब मोदी जी गए थे, इसके पहले G20 जब इटली में था, तो वहां पे पीएम ड्रैगी थे, और उनसे भी एक अच्छे, मतलब वो भी ही वॉज अ पॉजिटिव स्टेक होल्डर फॉर इंडिया, तो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर 2023 में, मार्च 2023 में न्यूली इलेक्टेड जॉर्जिया मेलोनी इंडिया आई, जिसके बाद से हमारा संबंध इनसे बेटर हुआ। तो हमने बात की इनसे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन पे, डिफेंस के कोऑपरेशन पे। और अभी आप देख सकते हैं कि जब दोनों ही दुबई में हैं COP28 की मीटिंग में, तो बहुत सारे एक्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं, जैसे कि गुड फ्रेंड्स एट COP28 #मेलोडी, ये जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी जी के बारे में कहा है। और मोदी जी ने कहा है मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट, ये मोदी जी ने जॉर्जिया मेलोनी के बारे में कहा है। तो इटली ने अब BRI से अपने आप को पुल कर लिया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? साथ ही साथ आप ये भी जान गए हैं कि जब हम दो देश के रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो हर एक परसेप्शन, चाहे वो कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, और करंट अफेयर्स में क्या मुद्दा है जियोपॉलिटिकल के साथ साथ, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको मुझसे और डिटेल में पॉलिटी और IR की क्लासेस लेने हैं तो आप आ सकते हैं हमारे भास्कर बैच में, जो कि 14 दिसंबर से स्टार्ट होगा BPSC एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।